नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन 107.8 एफएम रेडियो जयघोष पर आपके साथ है आपकी दोस्त समरीन लेकर कार्यक्रम आयुष्मान भवा। आयुष्मान भवा जिसमें हम सेहत की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ सेहत तक महदूद नहीं है हमारा ये कार्यक्रम। आज इसमें हम चर्चा करने वाले हैं जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या महज एक भीड़ नहीं है, बल्कि सर्व संस्कारित और प्रशिक्षित व्यक्ति समाज और देश की तरक्की में बहुत अहम रोल भी अदा करता है। कहते हैं कि किसी भी समाज की मूल इकाई परिवार होता है और परिवार बनता है जिम्मेदार माँ और स्वस्थ शिशु से। आज इसी की महत्ती दिशा में कड़ी दर कड़ी जोड़कर समाज में राष्ट्र निर्माण के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री मुकेश कुमार शर्मा जी, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पॉपुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया में हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका मुकेश जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो जनसंख्या है, जनसंख्या स्थितिकरण क्या है और क्यों ज़रूरी है और इसको लेकर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी, और उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात आपने कही, आयुष्मान भवा। एक अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत शब्द है जो हम सबको स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करता है जी। और जनसंख्या हम सबको बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो संसाधन हमारे साथ हैं पूरे विश्व में, भारत में भी, उस संसाधन के अनुपात में जनसंख्या का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं और जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती है। तो जब तक जनसंख्या का अनुपात संसाधन के अनुपात से मैच नहीं करता, तब तक बहुत मुश्किल होता है कभी भी तरक्की करना। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है किसी भी व्यक्ति को, या किसी परिवार को, किसी समाज को, किसी देश को और पूरे विश्व को, कि कैसे वो सीमित संसाधनों के साथ जनसंख्या का तालमेल बैठा के चलता है। अगर ये तालमेल नियोजित है, अच्छे से है, तो जनसंख्या प्रगति करती है, स्वस्थ रहती है, मानसिक रूप से स्वस्थ रहती है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहती है और हर तरह से स्वस्थ रहती है। तो ये अनुपात बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए जनसंख्या स्थिरीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है। इसके साथ में एक चीज़ हमें और भी समझना पड़ेगा कि जनसंख्या स्थिरीकरण का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है किसी को बाध्य किया जाए कि आपके एक बच्चे हों या दो बच्चे हों या तीन बच्चे हों। ये इसका प्रयास इस दिशा में होता है, जो और सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही होती है कि अपना परिवार हमारा अधिकार है और हम कैसे उस अधिकार का उपयोग करते हैं अपने कर्तव्य को निभाने में, ताकि देश तरक्की कर सके, हमारा परिवार तरक्की कर सके, समाज तरक्की कर सके और विश्व तरक्की कर सके। तो इसलिए स्थिरीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने स्थितिकरण की बात की। अभी आगे आने वाले दिनों में जैसे हम देख रहे हैं कि भारत में जो युवा है वो स्किल्ड है और सबसे ज़्यादा संख्या और देशों के कंपैरेटिव हिंदुस्तान में युवाओं की संख्या ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम चीन की बात करें अपने पड़ोसी मुल्क की, तो वहाँ पे युवाओं की जो जनसंख्या है वो कम है और जबकि जनसंख्या पर उसने खासा नियंत्रण किया है। तो क्या ऐसी भी स्थिति आती है कि जनसंख्या स्थितिकरण की जब आप बात करते हैं तो आगे जाके भविष्य में उसके कुछ ऐसे नेगेटिव भी आसार देखने को मिलते हैं? देखिए, इसमें सब कुछ अगर नियोजित तरीके से होता है तो खतरा या वैसे आसार या विपरीत आसार बहुत कम नज़र आते हैं। एक बात आपने बहुत महत्वपूर्ण करी कि युवा जनसंख्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा है जी। और अगर आप जनसंख्या देखेंगे, जो सेंसस के डेटा देखेंगे, रिपोर्ट देखेंगे, उसमें देश की 65% के आसपास की जनसंख्या 25 वर्ष से कम उम्र की है। इसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। ये एक बहुत फ़ायदे का चीज़ है कि हमारा देश युवाओं से भरा है और युवाओं में वो एनर्जी होती है, वो ऊर्जा होती है, वो आत्मविश्वास होता है, वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, वो आगे बढ़ने की क्षमता होती है, इनोवेशन, नवीनीकरण की क्षमता होती है, जो देश को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो उस दिशा से हम देखें तो देश बहुत सही स्थिति में है कि हमारे पास युवा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। एट द सेम टाइम उसी समय हमें ये भी सोचना पड़ेगा, आज अगर देश की जनसंख्या 60-65% के आसपास 25 साल से कम उम्र की है, तो आज से 25 साल के बाद क्या होगा जी, 30 साल के बाद क्या होगा? क्योंकि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं और जब हम 2047 में अपने आज़ादी का 100 साल मना रहे होंगे, उस समय देश की जनसंख्या कैसी होगी और किस उम्र की जनसंख्या कितनी होगी, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उनका स्वास्थ्य कैसा होगा। तो अगर अभी के जनसंख्या पे, जो कि युवा जनसंख्या है, युवा जनसंख्या की लाइफ स्टाइल, जीवन शैली एकदम अलग होती है, उस लाइफ स्टाइल के साथ स्वास्थ्य को हम कैसे जोड़ते हैं ताकि जब हम विकसित भारत की कल्पना साकार करेंगे तभी कितना स्वस्थ विकसित भारत होगा। तो युवाओं पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, युवाओं के स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, उनके विकास पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, उनके मानसिक शारीरिक विकास पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, उनको हेल्दी रखना, उनको स्वस्थ रखना हम सब की जिम्मेवारी बनती है, तभी हम विकसित भारत
कहलाएंगे। जी। जब हम परिवार नियोजन की बात करते हैं या जनसंख्या स्थितिकरण की बात करते हैं तो एजुकेशन इसमें इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन जागरूकता फैलाने के लिए क्या कुछ कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं ग्रामीण इलाकों में, इसके बारे में हमें बताइए। तो सरकार की तरफ से कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उसमें जो सरकार के अलग अलग विभाग हैं वो इसमें शामिल होते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो बाल विकास विभाग होता है, उसके थ्रू जो आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं वो हर गाँव तक, हर कस्बों तक, शहरों में वो हैं और वहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं, उनकी सहायिकाएँ होती हैं जो घर घर जाके जानकारियाँ दे रही होती हैं। अच्छा। और वहाँ जो सेवाएँ प्रदान की जाती हैं उसमें परिवार नियोजन एक मुख्य सेवा है। दूसरा, हमारे पास आशा बहनें होती हैं। जो आशा बहनें हर ग्रामीण क्षेत्र में हर 1000 पॉपुलेशन पे एक आशा बहन होती है और शहरी क्षेत्र में हर 2000 पॉपुलेशन पे जनसंख्या पे एक आशा बहन होती है। अच्छा। आशा बहन का जो मुख्य काम है वो है कि घर घर तक कैसे वो जा रही हैं, स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं कैसे दे रही हैं या समुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं से कैसे जोड़ रही है, और उन सारी सेवाओं में परिवार नियोजन की सेवाएं अहम भूमिका अदा करती हैं। जी। तो आशा बहनों के पास वो सारे संसाधन होते हैं कि जाके वो बता सकें और कि परिवार नियोजन क्या है, कैसे अपनाया जा सकता है, कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं, कहाँ कहाँ पे उपलब्ध हैं। और ये सरकार का जो कार्यक्रम है नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उसके तहत परिवार नियोजन की सारी सेवाएं दी जाती हैं। और ग्रामीण स्तर से लेके, गाँव के स्तर से लेके शहरी स्तर तक उसका एक पूरा स्ट्रक्चर, एक ढांचा बना हुआ है। अच्छा। तो वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, ट्रॉमा सेंटर्स होते हैं और सब एक दूसरे से लिंक होते हैं, रेफरल लिंकेजेस होते हैं ताकि स्वास्थ्य ठीक से हो। और हर इन सेंटर्स पे परिवार नियोजन की सेवाएं दी जाती हैं। और सिर्फ सेवाएं ही नहीं, साधन भी दिए जाते हैं। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कॉन्डम्स हैं या पिल्स हैं, वो तो आशाएं दे भी सकती हैं, वो जाके देती हैं। और कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जैसे IUCD का इस्तेमाल करना हुआ या इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव लेना है या स्टेलाइजेशन कराना है किसी को, पुरुष को या महिला को, तो उन्हें अस्पताल तक आना होता है क्योंकि ये सब क्लिनिकल सर्विसेज हैं, चिकित्सीय सेवाएं हैं। तो वो वहाँ तक आशाएं उनको जोड़ती हैं और वो सेवाएं लेते हैं। सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं और इसके साथ साथ आयुष्मान भारत आप सब जानते ही होंगे, और इनफैक्ट आयुष्मान भवा से तो हमने शुरू ही किया। तो आयुष्मान भारत एक ऐसी सेवा है देश में सबके लिए, गरीब के लिए, जो लोग गरीब नहीं हैं उनके लिए भी, कि कैसे वो क्रिटिकल डिजीज के साथ अपने आप को शामिल कर सकते हैं और कैसे वो सेवाएं ले सकते हैं। परिवार नियोजन उसमें भी शामिल है। तो सवाल फिर से उठता है कि परिवार नियोजन और जो फैमिली का साइज होता है वो एक फैमिली का डिसीजन होता है, एक परिवार का डिसीजन होता है, उनका निर्णय होता है। लेकिन अगर उनके पास इंफॉर्मेशन, सूचनाएं ज़्यादा रहेंगी, पर्याप्त रहेंगी, तो उस सूचनाओं के आधार पर वो अपना निर्णय लेते हैं। तो अगर उनको पता होगा कि बच्चे कब होने चाहिए, कितने होने चाहिए, कितने, दो बच्चों के बीच में कितना अंतर होना चाहिए, उस अंतर को रखने के लिए कौन से साधन ले सकते हैं, वो साधन कहाँ मिलता है, कितने पैसे में मिलता है, कहाँ फ्री में मिलता है, कहाँ कुछ साधन लेने पे कुछ पैसे देने पड़ते हैं, प्राइवेट में क्या मिलता है, निजी चिकित्सालय में, सरकारी चिकित्सालयों में क्या मिलता है, ये सारे इन्फॉर्मेशन अगर उसके पास होता है तो महिला सशक्त होती है, परिवार सशक्त होता है और निर्णय लेने में वो सक्षम होते हैं कि अपने परिवार कब करना है, कितना करना है और कितना बड़ा करना है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने मुकेश जी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि जनसंख्या में हमारे देश की अगर हम बात करें तो युवाओं की जो संख्या है वो बहुत है, हमारे पास तादाद है, लेकिन वो युवा अगर स्किल्ड नहीं होंगे, प्रशिक्षित नहीं होंगे तो वो हमारे लिए एक नुकसान की तरह है। तो सरकार उन युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए और उत्पादक बनाने के लिए किन किन योजनाओं को शामिल कर रही है? तो अगर आप देखेंगे शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में तो छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक कई सारी योजनाएं हैं। अच्छा। आपने स्टार्टअप मिशन सुना होगा कि कोई युवा अगर कुछ नई चीज़ें लेके आता है, नई सोच लेके आता है, तो कैसे सरकार उसको मदद करती है उस सोच को परिवर्तित करने में, कि कैसे वो प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में आए और फिर उसकी मार्केटिंग कैसे होगी और कैसे उससे उसको अर्निंग होती है और वो अपना आर्थिक स्थिति को ठीक करता है। तो स्टार्टअप में ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो नई नई चीज़ें शुरू कर रहे हैं देश में, और नई नई चीज़ें सिर्फ देश में ही, देश के बाहर तक भी जा रही हैं। और वो अभी उत्तर प्रदेश में ही जब मुझे लगता है 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, उसमें बहुत सारे स्टॉल ऐसे लगे हुए थे जहाँ पे युवा बता रहे थे कि वो क्या नई नई चीज़ें कर रहे हैं, कितने कम पैसे में कर रहे हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे लाभ होगा। तो ये एक बड़े लेवल पे सरकार कर रही है। दूसरी चीज़ें हैं कि छोटी छोटी मदद सरकार उन लोगों को करने की कोशिश करती है जो युवा होते जा रहे हैं और जिनके पास संसाधन करने के लिए, खुद से संसाधन
एकत्रित कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो उनके लिए चाहे उनको एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना हो या एक छोटी सी दुकान शुरू करनी हो या अपनी खेती बाड़ी में कुछ पैसे लगाने हों, उनको स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ सेवाएं देने, इन सब में सरकार की सहयोगिता होती है। और अलग अलग विभाग जैसे लेबर डिपार्टमेंट, NULM जिसको नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन कहते हैं, NHM तो है ही, नेशनल हेल्थ मिशन, ये सब एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए युवाओं को मदद करते हैं कि वो अपने जीवन शैली का चुनाव करें, जीवन कैसे जीना है उसका चुनाव करें और जीवन को कैसे आगे लेके बढ़ना है उसका चुनाव कर सकें। आपसे ये जानना चाहेंगे मुकेश जी कि बाल विवाह जो है वो एक बड़ा मसला बना है हमारे भारत देश में। इस पे पूर्णतः विराम लगाने के लिए क्या क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं? हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और इस सवाल का सीधा संबंध महिला सशक्तिकरण से भी है। आप देख रहे होंगे अभी कुछ समय से देश में जो हमारी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो काफ़ी इस तरफ आगे बढ़ रही है कि कैसे विमेन एम्पावरमेंट होगा। और मेरा अपना पर्सनल मानना है, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि हमें विमेन एम्पावरमेंट से ज़्यादा विमेन पावरमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। विमेन को पावर कैसे बनाए, पावरफुल कैसे बनाए। तो सरकार इस पर कई तरह से काम कर रही है। पहली बात तो ये है कि जो महिलाएँ हैं, जो युवतियां हैं, उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दी जा सके ताकि वो ज़्यादा शिक्षित हों और तय कर सके कि उन्हें आगे जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। ये भी ज़रूरी है कि वो समझ सकें कि जहाँ से वो शिक्षा ले रही हैं वो शिक्षा कैसे उसको आगे जीवन यापन में मदद करेगा। हमें उन डिपेंडेंसी घटानी होती है हमेशा कि हम महिला और पुरुष में महिलाओं की जो डिपेंडेंसी है वो पुरुषों पर ज़्यादा हो या पुरुषों की डिपेंडेंसी महिला पर ज़्यादा हो। इससे बाहर निकलते हुए हमें जेंडर इक्विटी पे सरकार आजकल ज़्यादा बात कर रही है। इस पर कई सारी योजनाएं सरकार लेके आ रही हैं। इसमें जो बाल विकास मंत्रालय है, महिला और बाल विकास मंत्रालय, वो भी काफ़ी काम कर रहा होता है। उनके न्यूट्रिशन पे काफ़ी काम कर रहा होता है, उनके शिक्षा पे काफ़ी काम कर रहा होता है और सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि आधी जनसंख्या महिलाएं हैं देश में, लड़कियाँ, युवतियाँ हैं। इस आधी जनसंख्या के लिए शायद हमें आधे से ज़्यादा प्रयास करना होगा ताकि ये उस लेवल तक आ सके, उस स्तर तक आ सकें जहां वो खुद निर्णय लेने में सक्षम हो, खुद अपने आप को आगे बढ़ाने में सक्षम हो। आपने कहा कि जो देश की आधी जनसंख्या है वो महिला है। किस हिसाब से देश की जो जनसंख्या है उसका ग्रोथ रेट क्या है, पहले के कंपैरेटिव में अब तक कितना बदलाव आया है? साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे यहाँ की जो प्रथा रही है पुराने वक्त में कि कम उम्र में शादियाँ हो जाती थी, उसको रोकने के लिए या उसके लिए जागरूकता लाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और बच्चों पे और महिलाओं पे कम उम्र में शादी के क्या कुछ प्रभाव रहे हैं, इस बारे में भी रोशनी डाली। कई सवाल मैंने एक साथ पूछ लिया। हाँ, ठीक है। बट ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहले हम लोग बाल विवाह पे आते हैं। एक जो आंकड़े कहते हैं, जो डेटा कहता है, वो बहुत एनर्जेटिक है, बहुत अच्छे आंकड़े हैं। जो हमारा एवरेज एज ऑफ मैरिज था वो 16-17 साल हुआ करता था, वो बढ़ के अब 20 साल से ज़्यादा हो गया है। तो एक बहुत अच्छा संकेत है भारत में। अब उसको हम अगर वेल्थ क्विंटाइल के हिसाब से देखेंगे कि किस मतलब धनी में कितना है, मिडिल क्लास में कितना है, गरीब में कितना है, तो आंकड़े थोड़े अलग होते हैं। बट ओवरऑल 20 वर्ष से ज़्यादा उम्र में अब शादियाँ हो रही हैं। नया कानून भी आ गया है कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज क्या होगा। सो ये सब काफ़ी मदद करता है और शिक्षा काफ़ी मदद करती है कि अगर महिलाएँ, लड़कियाँ स्कूल जाने लगती हैं, शिक्षा में आती हैं, तो बाल विवाह कम होता है। हाँ, आप सही कह रही हैं कि इस पर काम करना अभी भी ज़रूरी है क्योंकि देश बहुत बड़ा है। अगर भारत की बात करेंगे, भारत देश की बात करेंगे तो हम कन्याकुमारी से कश्मीर, मतलब अगर बहुत ही बड़ा देश है और हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, हर आखिरी व्यक्ति तक सूचनाएं लेकर पहुंचना एक बड़ा टास्क भी होता है। इसमें केवल सरकार की भूमिका नहीं होती, सरकार अग्रणी भूमिका अदा करती है, बट हम सब की भूमिका होती है। हमारी, आपकी, जितने श्रोतागण सुन रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, सबकी भूमिका होती है कैसे लोगों तक पहुँचाएं कि बाल विवाह से नुकसान क्या होता है। शरीर को तैयार होने में भी समय लगता है। शरीर को, अगर आप महिलाओं की बात करें, लड़कियों की बात करें, जब शादी होगी, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर उसका लालन पालन होगा, फिर स्कूलिंग होगी, तो उस शरीर को उस हिसाब से तैयार होना पड़ता है। और वनस्पति और प्रकृति दोनों ने हमें ये सीख दी है। अगर हम एक छोटा सा फल भी लगाते हैं ना, तो जब तक वो मजबूत वृक्ष नहीं होता या मजबूत पौधा नहीं होता, तब तक हम कोशिश करते हैं कि उसमें फल ना आए। यही लागू होता है हम सब के ऊपर। हम सब प्रकृति के देन हैं, हम सब ऊपर वाले के देन हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम स्वस्थ कैसे रहें और महिलाएं, लड़कियां उस स्तर पे ही आके शादी पे जाएं या बच्चों तक जाएं या उनके शिक्षा तक जाएं जब वो सक्षम उन सब चीज़ों को संभालने में। तो उनके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है अगर समय से पहले उनकी शादी होती है। अगर शरीर तैयार नहीं है और शादी होती है तो स्वास्थ्य पे असर पड़ता है और वो असर कई तरह से दिखता है समाज में। उनको फ्रस्ट्रेशन भी होगा, उनको मानसिक बीमारी भी हो सकती है, उनको शारीरिक बीमारी भी हो सकती है। इसलिए
एज एट मैरिज बढ़ना हमारे लिए एक अच्छा संकेत है, बट इसे पूरे देश में करना बहुत ज़रूरी है और सरकार इसके लिए काफ़ी प्रयासरत है, स्वयंसेवी संस्थाएं काफ़ी प्रयासरत हैं, जो मीडिया है वो काफ़ी प्रयासरत है। अब बहुत सारे हम लोग ऐड और प्रचार देखते हैं जिसमें मीडिया बता रही होती है कि 2 बच्चों में अंतर कितना कब होना चाहिए, शादी कब होनी चाहिए, शादी की उम्र क्या है, बच्चों में अंतर रखने के लिए हम क्या करें, पति पत्नी आपस में बात करें, कपल कम्युनिकेशन करें, शादी की एक उम्र क्या होती है, शादी कैसे करनी चाहिए, पढ़ाई के बिना शादी नहीं करनी चाहिए, और ये सब मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। और अच्छी बात यह है कि मीडिया आज जन जन तक है, हर सबके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल के अंदर मीडिया है, बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मुकेश जी, आपने जिक्र किया कि मीडिया का दौर है और जन जन तक ये चीज़ें पहुंच रही हैं, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि भारत अलग अलग संस्कृति, अलग अलग ज़ुबान का देश है, जहां पर हर कोस कोस पे चीज़ें बदल जाती हैं। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में जहां पे थोड़ी थोड़ी आपको रूढ़िवादिता भी देखने को मिलेगी, ऐसे में परिवार नियोजन के साधनों को आप हर वर्ग तक कैसे पहुंचा पाते हैं, और पुरुषों का कितना आप भागीदारी देखते हैं परिवार नियोजन में? ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। एक कि लोगों तक सही सूचनाएं कैसे पहुँचें, किस भाषा में पहुँचें, किस लहजे में पहुँचें, कि उन्हें जो अपनी उनकी परंपराएं हैं, जो रूढ़िवादिता है या परंपराएं हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ अच्छी नहीं होती हैं, उन सब के साथ कैसे तालमेल स्थापित हो। और इसी के लिए एक बहुत अच्छा प्रयत्न सरकार ने किया था कि या किया है कि हर 1000 के पॉपुलेशन पे एक आशा बहन होती है, हर 2000-5000 की पॉपुलेशन में एक आंगनवाड़ी वर्कर होती है। सो ये दोनों वहीं की लोकल होती हैं, उसी गांव की होती हैं, उसी शहर की होती हैं। पुरुषों के साथ बातचीत में सहजता महसूस करते हैं पुरुष आशा बहनों के साथ? बिल्कुल। तो इसमें जब उनकी ट्रेनिंग होती है, अगर आप आशा की ट्रेनिंग देखेंगे या आंगनवाड़ी वर्कर का प्रशिक्षण देखेंगी, तो ये एक लंबा प्रशिक्षण होता है। उस प्रशिक्षण में उन्हें ये बताया जाता है कि आप कपल के वो कैसे, जो जोड़े होते हैं या जो पुरुष होते हैं, उनके साथ कैसे आप परामर्श सेवाएं उनको देंगे। तो जब भी आशा बहन या आंगनवाड़ी दीदी काउंसलिंग के लिए जाती हैं, परामर्श के लिए जाती हैं परिवार में, तो कोशिश करती हैं परिवार के सिर्फ पुरुष और महिला ही नहीं बल्कि कुछ बड़े लोग, क्योंकि आप हमारे देश का अगर देश की संरचना देखेंगे, पारिवारिक संरचना, तो उसमें हर किसी का कुछ ना कुछ रोल है, भूमिका होती है उनकी। अगर आप सोचेंगे कि दादी माँ की भूमिका नहीं होती, तो होती है उनकी भूमिका, नानी मामी की भूमिका नहीं होती, होती है उनकी भूमिका, दादा की भी होती है, नाना की, सबकी भूमिका होती है। तो इनको उसी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि जब ये समाज में काउंसलिंग करेंगे तो वो कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो डिसीजन को या निर्णय को प्रभावित करते हैं, उन सब की भी काउंसलिंग करें। और इस पे बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स आपको मिलेंगे जब आप गांव में जाएंगे। जैसे एक स्लोगन मुझे याद है, जब मैं झारखंड में काम करता था, या शायद उत्तर प्रदेश का ही है, कि असली दादी माँ वही कहलाए जो बहू को 2 बच्चे रखना ही सिखलाए। तो दादी को भी उन्होंने पिक्चर में लेके कनेक्ट किया। और सब इन सब में मीडिया का भी रोल होता है। तो ये जरूरी है कि आशा बहनें, आंगनवाड़ी दीदी और एएनएम दीदी कैसे वहाँ जाके बता रही हैं। और जो भाषा की आपने बात की, देश में बहुत सारी भाषाएं, आपको बहुत पुराने समय का एक वो संगीत याद होगा ना, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, उसमें एक लाइन आती थी, भाषा अनेक किंतु देश फिर भी एक है। तो भाषा अनेक हैं, लेकिन वहाँ पे जो आशा दीदी हैं, वहाँ पे जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, वहाँ पे जो एएनएम है, वो वहीं की भाषा जानती हैं, वो उसी भाषा में बात कर रही थी। आप उड़ीसा में जाएंगे तो उड़िया मिलेगा, आप बिहार में जाएंगे तो भोजपुरी में बात करते हुए मिलेंगे, आप बंगाल में जाएंगे तो वेस्ट बंगाली बोलते हुए मिलेंगी। तो वो उनकी भाषाएं बता रही होती हैं, और उनको इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है कि जो परंपराएं हैं, जो रूढ़िवादिताएं हैं, उसके साथ वो कनेक्ट कर सके हेल्थ को। जी। अगर जब भी परिवार को ये समझ में आता है कि माँ के स्वास्थ्य का सीधा संबंध बच्चे के स्वास्थ्य से है, बच्चे का स्वास्थ्य का संबंध सीधा परिवार के स्वास्थ्य से है, और परिवार के स्वास्थ्य का संबंध समाज के स्वास्थ्य से है, तो उन्हें बिल्कुल हिचक नहीं होती है अपने लिए निर्णय लेने में। बिल्कुल। तो इस तरह से भाषाओं की जो अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा हैं, उसके लिए सरकार ने रणनीति बना रखी है। बिल्कुल। आपने जिक्र किया सेहत सबके लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मातृ और शिशु के लिए हैं। क्या किशोर और किशोरियों के लिए भी इस तरह की कुछ स्वास्थ्य सेवाएं सरकार अलग से उन्हें जागृत करती है, या फिर कुछ स्कीम्स हैं, तो उसके बारे में हमें बताइए। बिल्कुल। जैसा हम लोगों ने पहले ही बात करी कि जो युवा जनसंख्या काफ़ी बड़ी है हमारे यहाँ, और अगर उसमें हम उसे वेरी यंग एडोलेसेंट बोलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा युवा हैं, जैसे 14 से 19 साल या 12 से 19 साल के जो युवा हैं, जो अभी सब कुछ सीख रहे होते हैं, उनके मन में तमाम सवाल आ रहे होते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता है सवाल कहाँ से पूछना है। मीडिया का एक रोल तो बड़ा है, बट एट द सेम टाइम उसी समय मीडिया से उन्हें गलत जानकारी भी मिल सकती है, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है। तो उस समय उनको सबसे ज़्यादा सहायता की आवश्यकता होती है। और भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिसे सारे राज्य सरकारें भी जिस पे काम कर रही होती हैं, RKSK, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम।
जी। तो ये RKSK का जो पूरा विंग है, जो नेशनल हेल्थ मिशन में बैठता है, वो सिर्फ युवाओं के लिए काम कर रहा होता है, शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी। और उसमें जो सेवाएं दी जा रही होती हैं, उसमें सिर्फ यही नहीं कि हम केवल उनके हेल्थ की बात कर रहे हैं या सरकार केवल उनके स्वास्थ्य की बात कर रही है। उनमें कई तरह की बातें होती हैं। उनके शरीर में जो बदलाव हो रहे थे उसकी बातें हो रही होती हैं। अच्छा। उनको आगे कैसे बढ़ना उसके बारे में बात हो रही होती है। उनको लाइफ स्किल एजुकेशन के बारे में बात हो रही होती है। उनको चित्रों के माध्यम से और खेल के माध्यम से सिखाया जा रहा होता है कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। अगर आपको 5 आता है, आप एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हो लूडो में, तो क्या होता है, उसको उन्होंने हेल्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, स्वास्थ्य के साथ, कि अगर आपकी शादी जल्दी होती है, जल्दी बच्चे होंगे तो क्या होगा, फिर सांप से आप नीचे आ जाओगे। तो ऐसे करके उनको जो चीज़ें उन्हें पसंद आती हैं उस माध्यम से उनको बताया जाता है। और अभी एक नई शुरुआत उत्तर प्रदेश में खासकर हुई है कि एडोलेसेंट हेल्थ डे मनाए जाते हैं। अच्छा। सो हर महीने की एक तारीख निश्चित की गई है, अगर मुझे ठीक से याद है शायद वो 8 तारीख है, कि उस दिन एडोलेसेंट हेल्थ डे मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है 2 जगहों पे, एक जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पे, शहरी क्षेत्रों में अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे, और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। तो वहाँ पे युवा एक जगह एकत्रित होते हैं और ANM दीदी और परामर्शदाता और आंगनवाड़ी दीदी सब मिलकर उनको कुछ जीवन के बारे में बता रही होती हैं, स्वास्थ्य के बारे में बता रही होती हैं और उनकी जिज्ञासाओं को शांत कर रही होती हैं। उनके दिन में मान लीजिए कोई छोटी सी बच्ची है, उसको माहवारी शुरू हुई है, उसके 10 सवाल हैं। वो 10 सवाल का जवाब शायद वो अपनी माँ से भी नहीं पूछ सकती, या शायद पूछ सकती है अपनी भाभी से नहीं पूछ सकती, लड़कों से तो बिल्कुल ही नहीं पूछ सकती, जो हमारे यहाँ अभी संरचना है। तो कहीं से उसको उसका आंसर मिलना है। वो आंसर देने के लिए आंगनवाड़ी दीदी, ANM ये सब वहाँ पे हैं। ऐसे ही लड़के हैं, किसी की मूछें आ रही हैं, नई मूछें आनी शुरू हो रही हैं, किसी के बाल गिर रहे हैं, किसी को स्वप्न दोष हो रहा है, वो किससे पूछेंगे? उनको एक जगह चाहिए जहाँ पे जाके वो सवाल पूछ सकें, और वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से उनको सही आंसर मिल सके, सही उत्तर मिल सके। तो सरकार का ये जो प्रयास है एडोलेसेंट हेल्थ डे करने का, फैसिलिटी पे और कम्युनिटी में भी करते हो, कि मान लीजिए लड़कियाँ या लड़के, कई बार होता है ना कि लड़कियाँ युवा हैं तो घर से बाहर दूर तक नहीं जाने देते या अकेले नहीं जाने देते, तो समुदाय स्तर पे भी करते हैं। तो वहाँ पे आंगनवाड़ी दीदी या आशा ये सब मिलके महिलाओं को, लड़कियों को बैठा के बता रहे होते हैं कि जीवन में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, आपके इस उम्र के साथ क्या बदलाव हो रहा है। और दूर की तो हम बात छोड़ दें, अपनी सोचे अपने घर में जो बच्चा बड़ा हो रहा होता है, जो 11 साल 12 साल 13 साल का हो रहा होता है या हो रही होती है, उनके जो सवाल होते हैं, उनके जो क्वेश्चन होते हैं, आजकल इंटरनेट के ज़माने में उनके क्वेश्चन इतने होते हैं कि सही जानकारी देना हम सबका फर्ज बन जाता है। मीडिया का ही फर्ज बन जाता है और व्यक्तिगत रूप से हम सबका फर्ज बन जाता है। तो जब तक हम जानेंगे नहीं, हम समझेंगे नहीं, तब तक हम बता नहीं पाएंगे। तो हम सबका जानना जरूरी होता है और मीडिया उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, आपसे बात की, बहुत सारी जानकारी, आपने सवालों का जिक्र किया, तो आज हमारे जो श्रोता हैं उनको बहुत सारे जवाब भी मिले होंगे। जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि जो श्रोता आपको सुन रहे हैं उनको आप कुछ टिप्स या कुछ ऐसी बातें जो आपको लगता है कि इस माध्यम से आप उन तक पहुँचाना चाहेंगे, ज़रूर बताएं। जी, 2-3 चीज़ें हैं, मैं सभी श्रोतागणों से आग्रह करूँगा उस पर थोड़ा ध्यान देने के लिए, खासकर जो युवा लोग हैं, चाहे वो युवतियाँ हैं या लड़के हैं। जो इस बार हमारा वर्ल्ड इंटरनेशनल वीमेंस डे था, उसमें एक स्लोगन दिया गया था, तू बोल। सो तू बोल, प्लीज़ बोल, तू बोल, तू आत्मविश्वास के साथ बोल, तू सवालों के साथ बोल, तू पूछ, तो आप पूछो कि हमें क्या चाहिए। आप जितना बोलेंगे उतना आपको उसका जवाब मिलेगा, ये एक बात है। दूसरी है कि इस बार जो विश्व जनसंख्या पखवाड़ा मनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश काफ़ी धूमधाम से उसे मना रहा है, पूरी स्वास्थ्य सेवाएं उस पर लगी हुई हैं। उसका स्लोगन है एक कि विकसित भारत की यही पहचान, विकसित भारत की यही पहचान, परिवार नियोजन बने हर दंपति की शान। तो हम सबको ये जानना जरूरी है कि परिवार नियोजन क्या है, फैमिली प्लानिंग क्या है और कैसे वो देश के विकास में विकसित भारत को बनाने में मदद करेगा। हम हर व्यक्ति उसमें मदद कर सकते हैं और युवा जनसंख्या देश में है। हम सबको अपने सोच के साथ भी युवा होने की ज़रूरत है, अपने विचारों के साथ भी युवा होने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए युवा होने की आवश्यकता है और युवाओं पे भरोसा करने के लिए युवा होने की ज़रूरत है। तो युवाओं पे भरोसा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम से लेते हैं आपसे अनुमति। अगले अंक में किसी नए मेहमान के साथ हम आपकी फिर मुलाकात कराएंगे। आप सुनते रहिए 107.8 FM रेडियो जय घोष। और मुकेश जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय